हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बैक क्लासेस में मैंने इंटीजर के बारे में मैंने आपको बताया था। फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक पे बात किया था, सम व्यूज के ऊपर मैंने बात किया था, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में आपको काफी हेल्प मिल सकता है। तो मैं पॉइंट 3 तक मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हमें पॉइंट 4 से बात करना है, क्या कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपके इंटीजर्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे, जो चैप्टर्स के जो सॉल्यूशंस होंगे, उसमें वो काफी हेल्प प्रोवाइड हमें कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। तो मैंने थर्ड पॉइंट तक आपको बता दिया था, तो प्लीज अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो आप बैक वीडियोस को देख लें, ताकि ये आपको फिर क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि ये उसका कट ऑफ है। तो बैक आप देख लोगे, फिर आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी पक्का, और ये आपके सॉल्यूशंस में बहुत ही ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। क्योंकि विदाउट थ्योरी कोई भी सब्जेक्ट्स का जो सारांश है, जो डिटेल्स है, या फिर उसका जो सॉल्यूशंस है, वो नहीं होता है। हालांकि मैथमेटिक्स में ज्यादा ये चीजें नहीं होती हैं, सॉल्यूशन ज्यादा होता है, बट हर सॉल्यूशन के पीछे कोई ना कोई थ्योरी होता है स्टूडेंट्स। ये आप इस चीज को जान रखो। अक्सर जब मैं थ्योरी बताता हूं तो कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हो, या फिर आप इसे मैथमेटिक्स के व्यू से नहीं पढ़ा रहे हो। बेटा, विदाउट थ्योरी मैथमेटिक्स भी नहीं है। या आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो जानोगे। तो आप अगर किसी चीज का पहले डिटेल जान लेते, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आएंगे एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज पेशेंस रखें, फालतू के कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान न दें, जो है हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट करें। क्योंकि जो लोग इस तरह का कमेंट कर रहे हैं वो हमसे तो डायरेक्ट कांटेक्ट पे हो ही नहीं रहे। उन्हें चाहिए था कि फोन हमसे करते हैं, अगर आसपास में है तो मिलते, अगर सुधार वाकई में चाह रहे हैं तो। क्योंकि जिस पॉइंट्स पे एक्चुअली सॉरी स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा पढ़ाई यहाँ पे ब्रेक करके मैं आपसे चाह रहा हूँ शेयर करना। जिस पॉइंट्स पे कमेंट दिया जा रहा है वो वैलिबल नहीं है। नो डाउट के वो ऐसा नहीं, ऐसा होनी चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों है, इस पे हमसे एक बार तो आप तर्क वितर्क करके देखिए। अगर क से अगर कमल होता है तो क से कबूतर भी होता है। कहने का सेंस ये है कि अगर आपको सिर्फ क से कमल पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क से कमल ही होता है। ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको मैंने बताया है। ओके, समझ में शायद आपकी बात आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आया है तो प्लीज फालतू के कमेंट्स करना बंद कीजिए। और आपको लगता है कि अगर आप वेल टैलेंट है, मैं आपका वेलकम करता हूं, और आप होंगे भी, मैं उम्मीद करता हूं, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए ना। फिर आप देखिए कि मैंने इस आपका जहां तनकीद है, कमेंट है कि आपने ऐसा कहा, ये कंसेप्ट सही नहीं है, फिर मैं आपके कंसेप्ट्स को मैं देखो कैसे मैं सही करता हूं, या फिर आपके कंसेप्ट को देखो मैं कैसे फॉलो करता हूं। मैं तो आपका वेलकम कर रहा हूं, आओ तो एक बार सही, नहीं तो सही कम से कम आप हमसे एक बार ऑनलाइन होके ही तो देख लीजिए। मैं आपको बिल्कुल ललकार नहीं रहा हूं, एक रिस्पेक्ट के तौर पे बोल रहा हूं। जो भी आप रिस्पेक्टेबल पर्सन है, चलो मैं मानता हूं, तो आप इस तरह का फालतू कमेंट करके मार्केट में अपने आप को चर्चित होने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो भी चीज अगर सुधार चाह रहे हैं, अगर वाकई में अगर आप अगर टीचर हैं, तो आप इस चीज को चाहोगे कि पहले टीचर्स से बात करके इस चीज पे हम फाइंड आउट करें। इसको अगर ऐसी हवा में अगर उड़ाते रहिएगा कि ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे, कमेंट करना बहुत आसान है। मैं चैलेंज देता हूं, कोई भी वीडियो आप बनाइए, कितना भी अच्छा बनाइए, मैथमेटिक्स के फील्ड में अगर उसमें कमी निकालना शुरू की जाए तो हर पॉइंट्स पर कमी निकाला जा सकता है। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसे को वैसे करना बहुत आसान है। आप तो एक तरफा कमेंट कर रहे हैं ना, मेरा तर्क तो आप जान नहीं रहे हैं। तो प्लीज इस तरह के वाहियात कमेंट से आप लोग बचें। और मैं अब इस तरह के कमेंट्स में बिल्कुल मैं ध्यान नहीं दूंगा। प्लीज आप लोग अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट, अक्सर बच्चों का ये होता है कि यार लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई कैसे होगा। मैं उनके लिए एक छोटा सा मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, जो कि आप इस चीज को फॉलो करके शायद समझ सकते हैं। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं ना अपने इरादे को बदल, क्योंकि आपकी पढ़ाई अब भी हो सकती है हर सिचुएशन में।
मैं एक एक चीज का वीडियोस मैं आप तक लाऊंगा। आप उसको अच्छा से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, फालतू के कमेंट से बचो, जो प्रॉब्लम्स है डायरेक्ट कांटेक्ट में रहो और फिर देखो कि आपका इस लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई प्रॉपर ढंग से कितनी अच्छी चलती है। अगर आपका साल बर्बाद होता है तो साल लगे कौन देगा? कहने का मतलब जो ईयर्स हैं, जो मंथ हैं, जो डेज हैं, जो गुजर जा रहा है वक्त, वो गुजरा वक्त तो फिर दोबारा आएगा नहीं। तो इस वक्त को भी आप ईएस से जुड़ के, एक्सीलेंट स्टडी सेंटर से जुड़ के आप अपने एक एक टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन को आप क्लियर कर सकते हो, आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बहरहाल तो आइए शुरू करते हैं। जो मैं थर्ड पॉइंट से मैं बता दिया। फोर्थ पॉइंट ये कहता है इंटीजर का, जो इंपोर्टेंस का मैंने बताया था कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है, यानी जो इसका मल्टीपल है, वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। फिर से आप सुने, एक धनात्मक पूर्णांक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। इससे पहले जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट यहां पर हो गया स्टूडेंट्स, थोड़ा। वो क्या, मैं आपको, जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताना ये चाह रहा हूं कि मैं अगर लिखूं 7 इंटू, मैंने क्या कहा कि एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक संख्या, तो 7 इंटू -4, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसको जब हम इक्वल टू करें, क्या हुआ, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक संख्या, जब इसको आपस में हम गुणा करते हैं, मल्टीपल इसका निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 28। तो पिछले वीडियोस तक तो मैंने आपको यह बताया था सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कि जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या का इस पर चिन्ह आ जाएगा। यानी ये तो फिक्स है कि प्लस और माइनस माइनस होता है, इसको मैंने माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस, ये आपको वहां बताया गया था कि इसको हमको माइनस कर देना है। लेकिन यहां क्या है, मल्टीपल है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा। अब हमें ये बताओ कि यहां पर क्या आएगा 28 में। ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हम क्या देंगे, जल्दी बताओ। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। यानी यहां पर इसका जो फैक्टर है वही फैक्टर होगा, वही चिन्ह होगा जो कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, उसी चीज को हम यहां ज्वाइंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यही मैंने कहा कि जब कोई एक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से गुणात्मक होती है तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, फिर से सम अप कर लीजिए। एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू -4 इज इक्वल टू -28। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी से ही लिए जा रहे हैं, तो आप वहां अपने बुक में भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, आइए फिर आगे बात करते हैं। ये चौथा पॉइंट था आपका, 4 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आप दो ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होगा। फिर से ध्यान रखें, दो ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल, ओके, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। दो ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल, थोड़ा सोचो कि दो ऋणात्मक पूर्णांक तो पहले हमें लेना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल -5 इंटू -6 क्या होगा? 5 6 यानी 5 छक्के 30। मैंने क्या कहा रूल को? मैंने ये कहा कि दो ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, तो दो ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है? धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर हो जाएगा +30। तो जनरली प्लस को हम नहीं लिखते, तो सिर्फ 30 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट यानी छठा बिंदु ये कहता है कि शून्य न धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। मैंने जो आपको इससे पहले बताया था, ये इंटीजर्स के बारे में बताया था, फिर नंबर लाइन भी मैंने ड्रॉ किया था, उसमें शून्य जो बीच में आ रहा था, मैं फिर से मैं उसको डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि शून्य न धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 7 पॉइंट, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक छोटी तथा प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है। ध्यान रखें, शून्य जो है वो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा तथा प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। वो कैसे, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे कि मान रखो कि अगर आप इंटीजर नंबर लाइन को ही ले लेते हैं, संख्या रेखा, तो ये बीच में क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, यानी 0 +1
+2 +3 +4, ओके। फिर यहां माइनस में संख्या आ जाएगी -1 -2 और ये आपको इन्फिनिटी तक, फिर ये भी आपको इन्फिनाइट तक चला जाएगा। बहरहाल यहां पे मैं बताना क्या चाह रहा था, फिर से लाइन को देखो। मैंने ये कहा कि संख्या रेखा पर, उससे पहले मैंने एक और पॉइंट बोला था स्टूडेंट 6 में कि शून्य न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक। देखो ये तो आपको हो गया धन पूर्णांक, ये हो गया आपको ऋण, हो गया ना। लेकिन जीरो की अगर बात करें, शून्य की, ये जो है इसकी अगर बात करें तो ये तो ना आपको ऋण में है ना ही धन में है, यानी ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। वही मैंने 6 पॉइंट में आपको कहा था कि शून्य न धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक, लेकिन शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा। तो जैसा कि आप ग्राफ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो जो शून्य है यानी जो जीरो है वो धन पूर्णांक से, आप पूरे लाइन पर हमारे ध्यान दो, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। धनात्मक पूर्णांक से ये क्या होगा, छोटा, क्योंकि अगर ये बीच में है, अगर आप यहां से अगर बैक जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो क्या होगा, कोई चीज कमेगा। अगर आप आगे आ रहे हो तो बड़ा होगा। ऐसे भी आप देखो यहां पे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा कि शून्य जो है, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा तथा प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि यार जो जीरो है वो जीरो से बड़ा है -1। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट होता है क्योंकि उसको लगता है कि 1 है। मैं आपको इसका छोटा सा एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताया था स्टूडेंट्स। देखो अगर मान रखो कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मतलब कि 0, लेकिन मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, है ना, मैं न्यूट्रल हूं। लेकिन आप सपोज दैट मान लो कि अगर कोई बंदा है, वो अगर उसके पास भी पैसा नहीं है और वो पैसा जो है ना किसी सेकंड पर्सन से वो लिया उधार, वो कर्ज लिया, तो अब क्या हुआ कि वो तो हमसे भी ज्यादा कमजोर हो गया ना, कि एक तो पैसा नहीं है प्लस वो दूसरे का पैसा लिया। समझ रहे हो ना, मतलब कि वो और कर्जदार हो गया, वो ऋण में चला गया, वो और माइनस में चला गया। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि जो शून्य है वो ऋण से बड़ा होता है, ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, लेकिन धनात्मक संख्या से छोटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला जो पॉइंट 8 होगा, संख्या रेखा। मैंने जैसे भी बनाया, अभी ये पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था बैक वीडियोस में, कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं का पूर्णांक बड़ा होता है। बाएं से दाएं का पूर्णांक बड़ा होता है। ऑफ कोर्स -1 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है ऑफ कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इस वीडियो का, कि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। बिल्कुल 8 में मैंने बताया कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं का पूर्णांक बड़ा होता है, बाएं से दाएं का बड़ा होता है। फिर मैंने आपको 9 में यह बताया कि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है, यानी कि ये छोटी होती है। ठीक है, लेफ्ट राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कंफ्यूजन होगा, हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो इसमें, तो प्लीज मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियोस को शुरू से लेके आखिरी तक अच्छा से देखें, इसको स्किप नहीं करें, तो फिर आपको जरूर समझ में स्टूडेंट्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर द वीडियो।